बैक अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान में। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च मेथडोलॉजी का, जो हमारा रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट ए वाला है। तो इसमें हमने 1 से लेकर 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखने वाले हैं हमारा 8वां चैप्टर, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एंड साइंटिफिक राइटिंग के बारे में। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने 1 से लेकर 7 तक के चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। हमने वहाँ पे रिसर्च की प्लेलिस्ट दे दी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले चैप्टर 8। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आपने मेडिकल स्टैटिस्टिक्स की वीडियोज़ नहीं देखी तो आप जाके वहाँ पे हमने उसी प्लेलिस्ट में, रिसर्च की प्लेलिस्ट में आपको मेडिकल स्टैटिस्टिक्स की वीडियोस मिल जाएंगी। वहाँ पे भी आपको सारे मतलब 1 से लेकर जितने पॉइंट्स हैं वो सारे कंप्लीट हैं मेडिकल स्टैटिस्टिक्स के, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 8, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एंड साइंटिफिक राइटिंग। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आज वो बात करते हैं। तो सबसे पहले हमको आज इंट्रोडक्शन देखना है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का, फिर हमको देखना है डिफिनीशन ऑफ ईवीएम, ट्रायड ऑफ ईवीएम एंड स्टेप्स ऑफ ईवीएम। ठीक, फिर उसके बाद हम साइंटिफिक राइटिंग के बारे में देखेंगे, जिसमें हमारा एमराइड आता है और कॉन्सॉर्ट आता है। ठीक, तो ये वीडियो शुरू करने से पहले इसमें हम देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं आया हुआ है कि राइट अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन 5 मार्क्स में आया हुआ है। इसके साथ ही साथ एमराइड के बारे में पूछा गया और कॉन्सॉर्ट के बारे में पूछा गया 3 और 5 मार्क्स में। ठीक है, तो ज़्यादातर यही वाला क्वेश्चन आता है आपका कि राइट अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन 5 मार्क्स में। तो इसको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रो बता देना है इसका, फिर आप जो ट्रायड अभी पढ़ेंगे, हम ट्रायड बताएंगे उसके बारे में बताना है, फिर इसमें जो क्या कहते हैं स्टेप जो आते हैं वो लिखने हैं। तो इस तरीके से आपको ये 5 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक, तो चलिए सबसे देखते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, इसको और क्या बोलते हैं, प्रमाण आधारित औषधियाँ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1990 में किया गया था। सार्वजनिक रूप से इस शब्द का प्रयोग मैकमास्टर यूनिवर्सिटी कनाडा द्वारा किया गया था। तो इससे पहले बस इतना लिख देना है कि जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था, 1990 में हुआ था। और कहाँ, किस जगह हुआ था, कनाडा में हुआ था। कौन सी यूनिवर्सिटी में, मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में। ओके, हम बात करते हैं डिफिनीशन ऑफ ईवीएम। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो एक लाइन में डिफिनीशन ऑफ ईवीएम लिखना है कि विशेषज्ञों द्वारा विश्लेषित की हुई एवं विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित किए हुए अनुसंधानों को चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा हेतु आधार बनाने की उचित व्यवस्था को ईवीएम कहा जाता है। ठीक है, तो जो हमारे अनुसंधान हुए हैं, जो विशेषज्ञों द्वारा विश्लेषित किए गए हैं, जब वो विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं, उसके बेस पे जो भी हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी हमारे अनुसंधान हुए हैं, उसको चिकित्सा के लिए, चिकित्सा हेतु के लिए, उसको आधार बनाने के लिए जो उचित व्यवस्था होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल से ये है, जो भी हम रिसर्च करते हैं वो जब हमारी मतलब इंटरनेशनल या नेशनल पत्रिकाओं में, जर्नल्स में या पेपर्स में पब्लिश हो जाती है, तो उस अनुसंधान को उसमें हमको ये देखना है कि कौन सी जो भी रिसर्च हुई है उसको हम अपने ट्रीटमेंट या पेशेंट पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ओके, तो देखो दूसरा पॉइंट क्या आता है, देखो पहले आपको एग्जाम में अगर 5 मार्क्स में आता है तो एक ये लिख देना है, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की 1990 में हुआ था, कहाँ हुआ था, कनाडा में और मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में। सेकंड, अगर आपको थोड़ा लंबा लिखना है, टाइम है आपके पास, क्योंकि वैसे टाइम रहता है रिसर्च वाले पेपर में, क्योंकि 50 मार्क्स का ही आता है और पूरा 3 घंटे दिया जाता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप ये भी डाल सकते हैं, अगर आपको याद रहता है कि जो परंपरागत रूप से चिकित्सक जो होते हैं, जो हमारे वैद्य होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, वो चिकित्सा करने हेतु पहले तो अपने स्वयं का अनुभव का यूज़ करते हैं कि जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है अपने मतलब क्लिनिकल प्रैक्टिस में, साथ ही साथ दूसरे चिकित्सक के अनुभव को यूज़ करते हैं और जो उन्होंने अध्ययन के दौरान प्राप्त किया है उस ज्ञान का सहारा लेके पेशेंट को ट्रीट करते हैं या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसी तरीके से जब वो बहुत सारे पेशेंट पे जो भी अपना एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, जो भी मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं, उसका जब उनके पास एक प्रॉपर रिजल्ट आ जाता है, सपोज कि 100 पेशेंट पे देखा किसी एक मतलब ड्रग को लेकर
त्रिफला को लेकर कि हाँ ये ऐसा रिजल्ट दिखा रहा है, तो वो एक पेपर पब्लिश करते हैं। मतलब इससे क्या होता है कि जो भी और मतलब इंडिया में या बाहर के जो भी हमारे आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स हैं उसके बेस पे वो भी उस जर्नल से या पेपर से देख के वो भी ऐसा ही वो अपना पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। तो यही होता है हमारा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो वर्तमान में क्या करते हैं चिकित्सक, जो भी उनके पास थोड़ा बहुत मतलब जो छोटे लेवल पे अनुभव रहता है, क्योंकि जब वो रिसर्च से पहले जो पेपर में पब्लिश नहीं किए रहते हैं उसको कहाँ पे दिखाते हैं या कहाँ पे अपना अनुभव शेयर करते हैं। तो जैसे सोशल मीडिया हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या यूट्यूब हो गया। तो ये सारे सोशल मीडिया का सहारा लेके जो भी अपना अनुभव है उसको शेयर करते हैं, जिससे कि और भी जो चिकित्सक हैं उनके पास ये इनकी जो अनुभव है, इनके जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है या मेडिसिन कैसे वर्क कर रही है कौन सी डिजीज़ पे, वो पता चलता है। तो इसी तरीके से एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाया जाता है या फॉलो किया जाता है। ठीक, दूसरा देखते हैं ट्रायड ऑफ ईबीएम। देखो ट्रायड होता है ईबीएम का मतलब ये होता है कि कुछ ट्रायड होते हैं, जैसे कि एक कोई उत्तम चिकित्सक है, मतलब अच्छा चिकित्सक जो है, जो क्लिनिकल प्रैक्टिशनर है, वो क्या करता है अंतिम निर्णय तक पहुंचने के लिए 3 बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखता है। मतलब कोई भी डायग्नोसिस बनाने के लिए, कोई भी जांच लिखने से पहले वो 3 बातों का ध्यान रखता है या 3 बातें उसके दिमाग में चलती हैं कि हाँ ऐसे करेंगे तो ऐसा हो सकता है। तो जैसे पहला बात करते हैं कि व्यक्तिगत अनुभव, मतलब इंडिविजुअल क्लिनिकल एक्सपर्टीज, मतलब जो उसने खुद व्यक्तिगत अनुभव किया है। दूसरा होता है अन्य उपलब्ध प्रमाण, मतलब बेस्ट एक्सटर्नल एविडेंस। और तीसरा होता है रोगी की आवश्यकता, पेशेंट वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशन। तो ये 3 पॉइंट्स को ध्यान में रख के जो भी चिकित्सक होता है, प्रैक्टिशनर होता है, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है या कोई भी जांच वगैरह लिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप्स ऑफ ईबीएम, मतलब चिकित्सा हेतु अंतिम निर्णय तक पहुँचने के लिए निम्न क्रम का अनुसरण करना होता है। ये कोई भी ट्रीटमेंट करना है आपको, तो एक डायग्नोसिस और एक प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले या कोई भी जांच लिखने से पहले आपको ये 4 बातों का ध्यान रखना होता है। पहले जैसे है कि आपको बनाना रहता है क्लिनिकल क्वेश्चन, फॉर्मुलेटिंग का क्लिनिकल क्वेश्चन आप अपने माइंड में बनाएंगे। एक क्लिनिकल क्वेश्चन जैसे आपको ये लग रहा है कि ये डायग्नोसिस प्रोबेबल डायग्नोसिस या प्रोविजनल डायग्नोसिस हो सकती है, तो आपके मन में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तब आप जाके किसी एक डायग्नोसिस पे फाइनल डायग्नोसिस पहुंचते हैं। उसके लिए आपको क्या करना रहता है, पहले आपने सोच लिया कि हाँ शायद ये डिजीज़ हो सकती है, तो आपके मन में एक क्लिनिकल क्वेश्चन बन गया। उसके बाद उस क्लिनिकल क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए आप एविडेंस इकट्ठा करते हैं, चाहे आपके जो भी संहिता वगैरह हैं, क्लिनिकल बुक्स हैं, उससे। उसके बाद एवोल्यूटिंग द क्वालिटी एंड वैलिडिटी ऑफ एविडेंस, जो भी आपने एविडेंस इकट्ठा किए हैं उसकी क्वालिटी और वैलिडिटी को मतलब एवोल्यूएट करते हैं। और जो चौथा पॉइंट है वो है कि अप्लाई द एविडेंस इन डिसीजन मेकिंग, जो भी आपने एविडेंस इकट्ठा किया उसको अपना डिसीजन मेकिंग में कैसे अप्लाई करते हैं वो चीज़ आती है। तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन बनाएंगे, उसके क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए आप एविडेंस इकट्ठा करेंगे। उसके बाद जो भी आपने एविडेंस इकट्ठा किया है उसकी क्वालिटी और वैलिडिटी एवोल्यूएट करते हैं, और लास्ट में आप जो भी एविडेंस इकट्ठा किए हैं उसको अपने डिसीजन को बनाने के लिए, अंतिम निर्णय तक पहुंचने के लिए उसको अप्लाई करते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं कि पहला पॉइंट जो कि हमारा फॉर्मुलेटिंग का क्लिनिकल क्वेश्चन, एक प्रश्न का निर्माण कैसे किया जाता है। तो अर्थात एक प्रश्न का निर्माण कुछ इस प्रकार किया जाता है, जैसे किस व्यक्ति के लिए हम कोई भी ट्रीटमेंट या मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, किस रोग हेतु, मतलब कौन सी डिजीज़ के लिए कौन सी औषधि यूज़ कर रहे हैं, और कौन चिकित्सा पद्धति या नैदानिक पद्धति कौन सी उपयुक्त रहेगी वो देखते हैं। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन बनता है, जैसे कि अभी मैंने पहले ही बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं कि एक 30 वर्ष का व्यक्ति है, मतलब 30 इयर्स का एक व्यक्ति है जिसको 2 महीने से पेट में दर्द हो रहा है, उदर शूल नामक रोग है। तो यहाँ पे आपको कौन सी नैदानिक
पद्धति अपनानी है तो ये माइंड में चल रहा है कि सीटी स्कैन अपनाना है कि सीटी स्कैन करवाएं पेशेंट का ये कि यूएसजी करवाएं। ठीक है, ये कौन सी जांच, ये दोनों में से कौन सी जांच आपको करवानी है। तो ये एक क्वेश्चन बन गया आपका कि 30 वर्ष का व्यक्ति आया है आपके पास, उसको पेट में दर्द हो रहा है, तो आपको वहाँ पे 2 महीने से पेट में दर्द है, तो आपको वहाँ पे कौन सा मतलब जांच करवानी है, सीटी स्कैन करवाना है कि यूएसजी करवाना है। ओके, अब इसी के बेस पे सेकंड पॉइंट जो आता है वो हमारा आता है गैदरिंग एविडेंस टू आंसर द क्वेश्चन। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रश्न जिस विषय से संबंधित है उससे संबंधित समस्त साहित्य जैसे पत्र पत्रिकाएं, संहिताएं, अनुसंधान, प्रयोगात्मक अध्ययन इत्यादि की गहनता से अध्ययन एवं उपयुक्त निर्णय तक पहुंचने के लिए उनकी परस्पर तुलना की जाती है। तो जो भी आपने प्रश्न बनाया है तो उससे संबंधित आपको जो भी साहित्य उपलब्ध है, रिसर्च जो भी है या संहिताएं हैं या जो भी प्रयोगात्मक अध्ययन है, ये सब चीज़ को अध्ययन करना है, एविडेंस इकट्ठा करना है और अंतिम निर्णय तक पहुंचने के लिए उसकी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा पॉइंट फिर आता है हमारा, जो हमने एविडेंस इकट्ठा किया उसको हमको अब क्वालिटी और उसकी वैलिडिटी मतलब क्या करना है, निकालना है, इवैल्यूएट करना है। तो प्रश्न के विषय से संबंधित संपादित हुए अध्ययन जो कि अनुसंधानकर्ता मतलब रिसर्चर चिकित्सक द्वारा एकत्र किए गए हैं उनका मूल्यांकन एक निर्धारित पैमाने पर किया जाता है। तो किसी एक निर्धारित पैमाने पे आपने सेट कर लिया कि हाँ, मुझे जो भी हमने डायग्नोसिस बनाई है मेरा इस लेवल पे हम इस वजह से यूएसजी कराना चाहते हैं या इस वजह से हम सीटी स्कैन कराना चाहते हैं, तो आपको उस तरीके से मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएट करना है कि कौन सा एविडेंस सही रहेगा या कौन सी जांच सही रहेगी। लास्ट में आपको क्या करना है, चौथा पॉइंट जो बताता है वही है कि जो आपने एविडेंस इकट्ठा किया अपने अंतिम निर्णय तक पहुंचने के लिए उसको अप्लाई करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रमाणों के एकत्रीकरण एवं मूल्यांकन के पश्चात अंतिम निर्णय तक पहुंचा जाता है। तो यहाँ पे आपने प्रमाण इकट्ठा कर लिए, एविडेंस इकट्ठा कर लिए, उसका एवल्यूएशन कर लिया मतलब मूल्यांकन कर लिया, उसके बाद आपको अंतिम निर्णय तक पहुँचना है। जैसे प्रमाणों को अध्ययन, एकत्रीकरण, मूल्यांकन के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि जो 30 वर्ष का पुरुष रोगी है जो कि 2 महीने से उदर शूल से पीड़ित था, उसके लिए जांच की उत्तम विधि यूएसजी रहेगी। ठीक है, तो ये आपने लास्ट में आपका डिसीजन हो गया कि हमको ये जांच करवानी है। इसी तरीके से आप किसी भी डिजीज़ का मतलब डिजीज़ पे पहुंच सकते हैं, डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं, जो भी आपको जांच लिखनी है उस पर पहुंच सकते हैं, या भी जो भी आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं इसी तरीके से आप डिसीजन मेकिंग एविडेंस इकट्ठा करके उस एविडेंस को एवल्यूएट करके रूल आउट करके कौन सा सही रहेगा कौन सा नहीं सही रहेगा और लास्ट में आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। तो यही होता है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो आपको क्या क्या लिखना है, पहले तो जो हमने इंट्रोडक्शन बताया था कि 1990 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, मेक मास्टर यूनिवर्सिटी कनाडा में। दूसरा आपको डेफिनेशन लिख देनी है कि जो भी हमारे चिकित्सक होते हैं या विशेषज्ञ होते हैं जो भी वो पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करते हैं उसको चिकित्सा हेतु एक मतलब आधार बनाने, चिकित्सक हेतु एक प्रॉपर आधार बनाने के लिए, बेस बनाने के लिए या चिकित्सा करने के लिए जो भी व्यवस्था अपनाई जाती है उसको ईबीएम कहते हैं। उसके बाद आपको ट्राइड्स लिख देते हैं ईबीएम के, फिर आपको ये 4 स्टेप लिख देते हैं, लिखना है इस ईबीएम के। तो आप टाइम देख लीजिएगा कि अगर आपके पास टाइम है तो ये आप पूरा लिख सकते हैं, अगर कम टाइम है तो थोड़ा थोड़ा इसमें कम करके लिख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं साइंटिफिक राइटिंग के बारे में। राइटिंग क्या है, इसको हम वैज्ञानिक लेखन भी कहते हैं। इसमें इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं, ये 3 मार्क्स में आता है, कभी बहुत कम आता है, वैसे अगर आ गया तो 3 मार्क्स में आएगा। ठीक, तो डिफिनेशन क्या है, अनुसंधानकर्ता के द्वारा किए गए अनुसंधान व प्रयोगात्मक कार्य को निर्धारित मानकों के आधार पर लिपिबद्ध करना ही साइंटिफिक राइटिंग या वैज्ञानिक लेखन कहलाता है। तो हमको एक जो भी हमने रिसर्च बनाई है, जो भी हमने रिसर्च की है, उसको एक निर्धारित मानक के आधार पर हमको उसको लिखना है, मतलब लिपिबद्ध करना मतलब साइंटिफिक राइटिंग, उसको लिखना है, उसी को हम साइंटिफिक राइटिंग कहते हैं। प्रारंभ में 17वीं शताब्दी में अनुसंधानों को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाता था। पहले क्या होता था,
जो भी हमारे अनुसंधान होते थे, रिसर्चेज जो होती थी, उसको हम पुस्तक के रूप में प्रकाशित करते थे। सन 1965 में प्रथम वैज्ञानिक पत्रिका रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा प्रकाशित की गई एवं 17वीं शताब्दी के अंत तक 30 से भी अधिक पत्रिकाएं प्रकाशित की। तो ये आपको जनरल नॉलेज के लिए है, आपको सब लिखना नहीं है, बस मैं यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा मैटर रहे। अगर ये कुछ नहीं याद होता तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि कब हुआ था, कितनी पत्रिकाएं सन 1965 में प्रकाशित की गई थी, फिर 17वीं शताब्दी में 30 से अधिक पत्रिकाएं प्रकाशित की गई, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक, फिर 18वीं शताब्दी में प्रसिद्ध पत्रिकाएं न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, द जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, रैंसेट आदि प्रकाशित की गई। तो आपको ये पहला पॉइंट लिख देना है अगर पूछता है तो, कि 17वीं शताब्दी में पुस्तक के रूप में किया जाता था। फिर उसके बाद जो 1965 में 1665 में प्रथम वैज्ञानिक पत्रिका क्या थी, ये इतना लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आ सकते हैं आप यहाँ पे कि धीरे धीरे सभी जनरल पत्रिकाओं के प्रकाशों ने उत्तम प्रकाशन के मानकों का अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया। लगभग 20वीं शताब्दी के मध्य में सभी प्रकाशकों ने इन मानकों मतलब स्टैंडर्ड पब्लिकेशन फॉर्मेट को अपनाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। तो पहले क्या होता था, मतलब एक प्रॉपर साइंटिफिक राइटिंग नहीं होती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब वर्ष बीतते गए उसी के हिसाब से एक स्टैंडर्ड पब्लिकेशन फॉर्मेट जो भी प्रकाशक हैं वो अपनाना शुरू कर दिए। पहले इंट्रोडक्शन ऐसे लिख देते, देखिए अभी यहाँ पे जैसे मैं बताऊँगा, ये यहाँ पे आपको मिलेगा। पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर मेथड्स लिखते हैं, फिर रिजल्ट्स लिखते हैं और लास्ट में आप डिस्कशन या कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। ठीक, यही होता है इमराइट। यही होती है साइंटिफिक राइटिंग के अंतर्गत आता है इमराइट। तो एक प्रॉपर जो भी स्टैंडर्ड पब्लिकेशन फॉर्मेट होता है उसी के इमराइट बोलते हैं। ठीक, तो नीड ऑफ साइंटिफिक राइटिंग क्यों थी? द पर्पस ऑफ साइंटिफिक राइटिंग इज टू कम्युनिकेट साइंटिफिक रिसर्च फाइंडिंग्स टू अदर पीपल। तो जो भी आपने रिसर्च की वो अदर पीपल तक पहुंचाने के लिए एक साइंटिफिक राइटिंग और रिसर्च पेपर पब्लिश किए जाते थे। अब हम आते हैं इमराइट के बारे में। देखिए अगर जैसे आपको साइंटिफिक राइटिंग के बारे में पूछता है तो आप ये डिफिनीशन लिख सकते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल दे सकते हैं कि प्रथम ये सब पब्लिश कहाँ की गई थी। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि लगभग 20वीं शताब्दी तक जो भी प्रकाशक है वो स्टैंडर्ड पब्लिकेशन फॉर्मेट को अपनाना प्रारंभ कर दिए थे। फिर ये लास्ट वाली लाइन लिख सकते हैं कि जो हमारा साइंटिफिक राइटिंग है उसकी नीड क्या थी। तो उसके सिर्फ ये नीड थी कि जो भी हम रिसर्च की फाइंडिंग्स है, हमारा जो भी रिजल्ट्स है उसको अदर पीपल तक पहुंचाने के लिए साइंटिफिक राइटिंग होती थी और पब्लिश की जाती थी। अब आते हैं इमराइट, ये 3 मार्क्स में आता है, तो आप साइंटिफिक राइटिंग के अंतर्गत इसको लिख सकते हैं। तो इमराइट का फुल फॉर्म क्या है? किसी भी अनुसंधान पत्र या शोध पत्र को जिस क्रम से पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है उसको हम इमराइट कहते हैं। फुल फॉर्म ऑफ इमराइट क्या होता है? इस क्रम को कोष्टक में दिए गए प्रश्नों के आधार पर वर्णित किया जाता है। जैसे आई फॉर होता है इंट्रोडक्शन, वाई डिड दे स्टार्ट, मतलब जो भी प्रयोगात्मक अध्ययन है या अनुसंधान है को उसको किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया वो हमारा इंट्रोडक्शन में आता है। नेक्स्ट हमारा आता है मेथड्स, व्हाट डिड दे स्टार्ट, उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु क्या कार्य किया गया। मतलब जो भी हमने कोई भी हमने टॉपिक सिलेक्ट किया था, मतलब वो तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कि किस उद्देश्य के लिए, किस पर्पस के लिए हमने प्रारंभ किया। फिर हम उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या कार्य कर रहे हैं वो हमारा मेथड के अंतर्गत आएगा। जो हमारा इमराइट में आर है वो आता है हमारा रिजल्ट, मतलब व्हाट डिड दे फाइंड, अनुसंधान से क्या परिणाम प्राप्त हुए। जो पहले हमने क्वेश्चन बनाया, एक टॉपिक चूज किया, उस पर हमने जो भी कार्य किया वो मेथड के अंदर आ गया। फिर हमने ये सब कार्य करने के बाद हमको क्या रिजल्ट मिला वो हमारा आता है आर फॉर रिजल्ट आ गया। फिर ए का मतलब और एंड हो गया, और डी फॉर डिस्कशन, व्हाट डू द रिजल्ट मीन, किया गया प्रयोगात्मक अध्ययन या अनुसंधान किस प्रकार से उपयोगी साबित होगा, ये डिस्कशन के अंतर्गत आता है। तो जब भी आप कोई भी पब्लिक पेपर देखते हैं तो आपको ऐसे ही मिलता है, पहले इंट्रोडक्शन मिलता है, फिर मेथड कैसे आपने कार्य किया, फिर रिजल्ट आते हैं और फिर लास्ट में डिस्कशन आता है कि जो भी हम अनुसंधान करें हैं वो कैसे उपयोगी साबित हुआ
जिस भी टॉपिक को हमने चूज़ किया था उसके आधार पर। ठीक, एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि सन 1979 में अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा इमरैट को शोध पत्र प्रकाशित करने हेतु निर्धारक मानक घोषित किया गया था। ठीक है, अब आते हैं हम कंसॉर्ट के बारे में। कंसॉर्ट क्या है, पहले डिफिनेशन लिख देंगे इसकी कि कंसॉर्ट इज अ कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल। यहाँ पे जो CON है उसका मतलब हो गया कंसॉर्ट, कंसोलिडेटेड। S का मतलब हो गया स्टैंडर्ड, O का मतलब हो गया ऑफ, R का मतलब हो गया रिपोर्टिंग ट्रायल और T का मतलब हो गया रिपोर्टिंग और T का मतलब हो गया ट्रायल। ठीक, तो ये कंसॉर्ट का फुल फॉर्म हो गया। इसका मतलब थोड़ा जान लेते हैं कि प्रयोगात्मक अध्ययन या शोध पत्रों को प्रकाशित करने के सामान्य मानक ये कंसॉर्ट होता है। इमरैट का समावेश भी कंसॉर्ट के अंतर्गत किया जाता है। जो हमने इमरैट अभी पढ़ा वो कंसॉर्ट के अंतर्गत ही आता है। कंसॉर्ट के अंतर्गत 25 मानकों की सूची सम्मिलित है। हालांकि प्रत्येक पत्रिका के शोध पत्रों को शामिल करने हेतु अलग अलग मानक होते हैं, फिर भी अनुसंधानकर्ता के द्वारा कंसॉर्ट का अनुसरण किया जाना चाहिए। तो इतना ही लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है कंसॉर्ट के बारे में, बहुत कम पूछा गया है। तो इसमें एक बार सरसरी निगाह देख सकते हैं। पहला पॉइंट रहता है टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, फिर इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, मेथड्स ऑफ पार्टिसिपेंट, इंटरवेंशन, ऑब्जेक्टिव, आउटकम, सैंपल साइज, रैंडमाइज सीक्वेंस जनरेशन, रैंडमाइज एलोकेशन, रैंडमाइज इम्प्लीमेंटेशन, ये आप देख सकते हैं। जैसे ये सारी चीज़ें कंसॉर्ट के अंतर्गत ही आती हैं। तो सबसे पहले आपको तो जो चैप्टर का हमने शुरू में बताया था ये EBM के बारे में ही पढ़ना है, ये इस पर ही फोकस करना है इस चैप्टर में। ठीक है, बाकी टाइम मिले तो साइंटिफिक राइटिंग, इमरैट वगैरह देख सकते हैं और साइंटिफिक राइटिंग का जो इंट्रोडक्शन जो इसका थोड़ा डिटेलिंग था वो देख सकते हैं। कंसॉर्ट से कम क्वेश्चन आता है तो इसमें आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, 5 नंबर में आगे डिफिनेशन लिखेंगे, ट्रायल लिखेंगे और स्टेप्स लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर 8 जो कि था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। अब दूसरा नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा 9th चैप्टर, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब के लिए थैंक यू, टेक केयर और अच्छे से पढ़िए। बाय बाय।